1981 अमेंडमेंट ने जो माइनॉरिटी स्टेटस अभी तक काफी हद तक रिजेक्ट कर दिया गया था, अजीज बाशा एमयू माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में आपने न्यूज में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुना होगा। माइनॉरिटी स्टेटस क्या है? आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो किसमें आता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 हर एक रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को राइट देता है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सके। इसी क्लेम को काफी टाइम से काफी जुडिशियल केसेस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने डिमांड किया है कि उसको माइनॉरिटी स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रॉपर लीगल हिस्ट्री टाइमलाइन के साथ आज डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम 1875 में सर सैयद अहमद खान ने इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो आगे चल के 1920 के एक्ट के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ एक यूनिवर्सिटी में, जिसको हम जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। एमयू एक्ट 1920 ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी की तरह इनकॉर्पोरेट किया। एमयू एक्ट 2020 के सेक्शन 23 के हिसाब से द कोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, द गवर्निंग बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी मस्ट ओनली कंसिस्ट ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू द इस्लामिक फेथ। सेक्शन 23 के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो राइट टू एडमिनिस्टर है वो एमयू एक्ट के हिसाब से किसको है? इस्लामिक फेथ को फॉलो करने वालों को। जो पर्सन इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं, उससे बिलोंग करते हैं, एज पर सेक्शन 23 राइट टू एडमिनिस्टर का राइट उनके पास है। इसके जरिए हम देख सकते हैं काइंड ऑफ माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू को 1920 के एक्ट से मिला था। अब आगे चलते हैं हम 1951 के अमेंडमेंट। एमयू एक्ट में काफी सारे अमेंडमेंट्स किए गए, जिसमें पहला था 1951। 1951 के अमेंडमेंट ने इस माइनॉरिटी पावर को थोड़ा सा नलिफाई किया। 1951 के अमेंडमेंट ने कंपल्सरी रिलीजियस एजुकेशन और एक्सक्लूसिव मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को कम किया, इसको रिमूव कर दिया एक्ट से, जिससे माइनॉरिटी स्टेटस को कम किया गया। फर्दर इन 1965 का अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे यही अमेंडमेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो अजीज बाशा का है उसमें चैलेंज किया जाएगा। 1965 के अमेंडमेंट में ऐसा क्या था? 1965 अमेंडमेंट रीडिस्ट्रीब्यूटेड पावर्स अमंग वेरियस बॉडीज एंड रिड्यूस्ड द एक्सक्लूसिव पावर कन्फर्ड टू द यूनिवर्सिटी कोड। इट बिकेम अ बॉडी हुज मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय द विजिटर। जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर आप देख सकते हैं 1920 में सिर्फ इस्लामिक रिलीजन को बिलोंग करने वाले लोगों पे थी कुछ हद तक, उसको काफी कम कर दिया गया 1951 और फर्दर 1965 के अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को विजिटर बनाया गया एएमयू का, एज अ विजिटर उन्हें नॉमिनेट किया गया, और एएमयू कोर्ट को जो पावर कन्फर करी गई थी, यूनिवर्सिटी कोर्ट को जो पावर कन्फर करी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको काफी कम किया। अब इस लीगल डिस्कोर्स का सबसे बड़ा जजमेंट आने वाला है, वो है अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो आया 1967 में। 1967 में अजीज बाशा का जजमेंट आया। अब अजीज बाशा के जजमेंट में पिटिशनर की कंटेंशन क्या थी? जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 प्राइवेट इंडिविजुअल्स को जो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं उन्हें राइट देता है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सके। पिटिशन की कंटेंशन यही थी कि 1965 के अमेंडमेंट एक्ट ने एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को या एएमयू के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है। इसको चैलेंज किया था पिटिशनर्स ने कि उन्हें ये राइट मिलना चाहिए आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के द्वारा, और इस 1965 के अमेंडमेंट ने उनका राइट टू कैरी आउट रिलीजियस एंड चैरिटेबल कॉजेस अंडर आर्टिकल 26 क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 एंड राइट टू कंजर्व कल्चर एंड लैंग्वेज अंडर आर्टिकल 29, ये सारे राइट्स जो क्लेम किए पिटिशनर्स ने कि उनके वायलेट हुए। लेकिन 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसमें हेड किया था चीफ जस्टिस के.एन. बांचू, उन्होंने जजमेंट दिया और पिटिशनर के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने जजमेंट में आया
it may be the 1920 Act was passed as a result of the efforts of the Muslim minority, but that does not mean that the Aligarh Muslim University, when it came into being under the 1920 Act, was established by the Muslim minority. They held that provisions of the Act clearly show that the administration of AMU was not vested in the Muslim minority. तो ये पूरा क्लेम जो है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि पूरे एक्ट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, कहीं भी क्लियरली डिमार्केट नहीं किया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन का राइट सिर्फ माइनॉरिटीज में वेस्टेड है. सो अजीज बाटा जजमेंट हम देख सकते हैं क्या हिस्ट्री रही. सबसे पहले जैसा आपने देखा 1875 में एमएओ कॉलेज को बनाया गया. उसके बाद 1920 में एएमयू एक्ट में एमएओ कॉलेज को इंकॉर्पोरेट किया गया जिससे उसे यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला. फिर 1951 और 1965 के अमेंडमेंट्स ने जो माइनॉरिटी स्टेटस 1920 के एक्ट में थोड़ा बहुत कन्फर किया था उसको नलिफाई किया और 1965 को चैलेंज किया था अजीज बादशाह के जजमेंट में. सो अगर हम आगे बढ़े, अजीज बादशाह के जजमेंट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है, वो है अमेंडमेंट ऑफ 1981. 1981 के अमेंडमेंट ने जो जुडिशियल जर्नी अभी तक तय करी थी उसको रिवर्स कर दिया. जो अजीज बादशाह का जजमेंट आया ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट को, उसको सुपरसीड करते हुए 1981 एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ने माइनॉरिटी स्टेटस को वापस से कन्फर कर दिया. कैसे? अमेंडमेंट इन 1981 explicitly recognized the minority status of AMU as it redefined university as an educational institution established by the Muslims of India. तो जो यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन थी अंडर द एक्ट उसको चेंज करके, उसको अमेंड करके बोला गया कि वो यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करी गई है इस देश के, इंडिया के मुस्लिम्स के द्वारा. सो जिसको शुरू में एमएओ कॉलेज और बाकी बाद में एएमयू के नाम से जाना जाने लगा. और जो पावर थी एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिवर्सिटी की, सेक्शन 5 के अंडर अमेंड करी गई और एक नया क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया. उस क्लॉज में मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन का राइट दिया गया. सो 1981 अमेंडमेंट ने जो माइनॉरिटी स्टेटस अभी तक काफी हद तक रिजेक्ट कर दिया गया था अजीज बादशाह जजमेंट के द्वारा, उसको वापस से रीइंस्टीट्यूट किया. उसके बाद इस एक्ट को फॉलो करते हुए 2005 में रिजर्वेशन को लेकर डिस्प्यूट आया. 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पीजी मेडिकल कोर्स में 50% ऑफ द सीट्स का रिजर्वेशन दिया गया मुस्लिम माइनॉरिटीज को, मुस्लिम कैंडिडेट्स को. और इस डिसीजन को, रिजर्वेशन के डिसीजन को नरेश अग्रवाल ने चैलेंज किया और इस डिसीजन को जाना जाने लगा नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. पेटिशनर ने इस केस में क्लेम किया कि जो अजीज बादशाह का जजमेंट है वो वापस से रीइंस्टीट्यूट किया जाए क्योंकि 1981 का जो अमेंडमेंट है वो उनके राइट्स को वायलेट करता है. देखिए, कोर्ट्स का काम होता है सोसाइटल बैलेंस को क्रिएट करना. जैसा आपने देखा कि 1981 के एक्ट में माइनॉरिटी स्टेटस को कन्फर तो किया, लेकिन उसके चलते एक पर्टिकुलर सेक्शन को उनके राइट्स को वायलेट, उनके राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया, जिसके चलते नरेश अग्रवाल से यूनियन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट ऑफ 1981 को इनवैलिडेट डिक्लेयर किया गया और अजीज बादशाह के जजमेंट को वापस से रीइंस्टीट्यूट किया गया और इस एक्ट को नलिफाई कर दिया गया. आगे चलें. दो 2006 में जो नरेश अग्रवाल का जजमेंट आया उसे 2006 में यूनियन गवर्नमेंट ने एज वेल एज एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जॉइंटली उसके खिलाफ पिटीशन डाली, उसको अपील करी, अपील में भेजा अप्रैल 24, 2006 में. और ये केस एक डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया जिसमें जस्टिस के.जी. बालकृष्णन एंड डी.के. जैन, उन्होंने इस रिजर्वेशन पे स्टे लगा दिया. जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी जिससे 50% रिजर्वेशन पीजी मेडिकल कोर्सेज में दिया गया, उस पे स्टे लगा दिया गया. 2016 में जैसे एनडीए गवर्नमेंट आई, उन्होंने एज अ पार्टी अपने पिटीशन को विड्रॉ कर लिया गया. देखिए 2006 में जब नरेश अग्रवाल के जजमेंट को अपील में भेजा गया तो उसमें दो पार्टीज थी, फर्स्ट एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा यूनियन गवर्नमेंट. तो 2016 में यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी पिटीशन को विड्रॉ कर लिया गया और सोल स्टैंडिंग पार्टी रह गई उसमें एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन. 2019 में a 3-judge bench comprising Chief Justice Ranjan Gogoi and Justice L. Nageshwara Rao and Sanjeev Khanna
referred the decision in अजीज बाशा for reconsideration. So अजीज बाशा का जजमेंट के बाद ये सारी जुडिशियल जर्नी चालू हुई. तो अजीज बाशा के जजमेंट को रिकंसिडर करने के लिए एक 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय द 3 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कि आप उस केस की सुप्रीम कोर्ट वापस से उस केस को रिकंसिडर करें. सो प्रेजेंट स्टेटस इस केस का ये है. कॉज टाइटल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थ्रू इट्स रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा वर्सेस नरेश अग्रवाल. इस केस में जो प्रेजेंट स्टेटस है उसमें 2 इश्यूज को डिस्कस करना है. सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 इश्यूज हैं. पहला कि 30 क्लॉज 1 में जब भी किसी इंस्टीट्यूशन को राइट दिया जाएगा, माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा, तो किस क्राइटेरिया के ऊपर दिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए जिससे हम डिसाइड कर पाए कि किसी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए या ना जाए. सेकेंड इशू जो अजीज बाशा का जजमेंट था 1967 का, उसके चलते जो एक इंस्टीट्यूशन स्टैट्यूट द्वारा क्रिएट किया गया हो, क्या उसे माइनॉरिटी स्टेटस का राइट एंजॉय करने, माइनॉरिटी स्टेटस का राइट मिलना चाहिए या नहीं. 1 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंडर 7 जज बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी अंडर CJI DY चंद्रचूड़, उन्होंने इस केस को रिजर्व पे डाल दिया गया जिसका जजमेंट अभी पेंडिंग है. अगर हम शुरू से डिस्कस करें कि अभी तक की जर्नी, जुडिशियल जर्नी क्या रही, सबसे पहले 1875 के MAO कॉलेज, 1920 में AMU का एक्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट, जिससे इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया. फिर सक्सेसिव अमेंडमेंट्स 1951 और 1965, जिसके जरिए जो राइट कन्फर किया गया था माइनॉरिटी स्टेटस का, उसको काफी हद तक नलिफाई किया गया. 1965 के एक्ट को, अमेंडमेंट को चैलेंज करते हुए अजीज बाशा का जजमेंट आया 1967 में, जिसमें माइनॉरिटी स्टेटस को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया और जो 65 का जो अमेंडमेंट था उसे अपहेल्ड किया. फर्दर अगर हम आगे देखें, अजीज बाशा के बाद 1981 का अमेंडमेंट आया जिससे वापस से माइनॉरिटी स्टेटस कन्फर कर दिया गया था. लेकिन फर्दर इन 2005 आफ्टर द नरेश अग्रवाल जजमेंट, माइनॉरिटी स्टेटस जो दिया था और जो रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी जिसे पीजी मेडिकल कोर्सेज में 50% का रिजर्वेशन दिया गया था, उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया. और आज के दिन में आफ्टर वेरियस अपील्स ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जजमेंट इज ऑन रिजर्व. आपके क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग कि क्या AMU को माइनॉरिटी स्टेटस कन्फर करना चाहिए या नहीं? यू प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.